जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज सुन सकते होंगे। और हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी कल, उसमें हमने जो है वो वर्क एनर्जी एंड पावर का चैप्टर जो है वो शुरू किया था। और कल की क्लास में हम देख सकें कि आखिरी चीज हमने क्या की थी। तो हमने जो है कल एनर्जी पे बात की थी, टाइप्स ऑफ एनर्जी पे बात की थी। उसके बाद जो है वो काइनेटिक एनर्जी पे हमारी बात हुई थी। और तारीख अपना माइक बंद कर लो यार, बहुत शोर हो रहा है। अंदर तारीख माइक बंद कर लो, बहुत शोर हो रहा है तुम्हारा। पोटेंशियल एनर्जी पे बात हुई थी, इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पे बात की थी और हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, वगैरह वगैरह। इसके बाद फिर हमने वर्कशीट नंबर 26 हम कर रहे थे और वर्कशीट नंबर 26 के क्वेश्चन नंबर 5 पर हम थे। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 26 के क्वेश्चन नंबर 5 से जो हम स्टार्ट करेंगे आज। वर्कशीट नंबर 26 के क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, वर्कशीट नंबर 26 से हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करें। अभी कह रहे हैं कि a mass at point x inside a uniform gravitational field experiences a gravitational force of 0.200 Newton. ये हो गई फोर्स। It has 1 joule of gravitational potential energy. यानी इसकी ऑलरेडी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 1 जूल है और ये पॉइंट एक्स पर है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। चलिए अब आ रही है स्क्रीन। तो मैं ये कह रहा था, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि एक मास एट पॉइंट एक्स, ये पॉइंट एक्स है, यहाँ पर एक मास है इनसाइड अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, और एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है मास। और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स है वो कितनी है, वो है 0.200 न्यूटन। ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है मास। इट हैज 1.00 जूल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इस मास की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो 1.00 जूल है। ठीक है, द मास इज देन मूव टू पॉइंट वाई। अब मास को मूव करके एक्स से मूव करके कहाँ पे लिया है, एक्स से मूव करके हम यहाँ पे लिया है, वाई पे लिया है। ये एक्स पे था, एक्स पे मूव करके वाई पे लिया है। सो व्हाट इज इट्स न्यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन होने का मतलब क्या है, बेसिकली ये चीज बेसिकली आपकी जमीन है, इस तरफ आपकी जमीन है।
तो ये जो मास है इसको फोर्स यहाँ पे लग रही है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको यहाँ पर पुल कर रही है। ठीक है, अब आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 50 सेंटीमीटर का कवर किया है, लेकिन डिस्टेंस जो लेते हैं हम हमेशा फोर्स के या ग्रेविटेशन फील्ड के पैरेलल लेते हैं। तो फोर्स या ग्रेविटेशन फील्ड के पैरेलल डिस्टेंस ये कवर हुआ है। जब आप एक्स से वाई आएंगे तो आप बेसिकली ये डिस्टेंस कवर करेंगे 30 सेंटीमीटर में। 30 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है एफ इंटू डी के बराबर होगा। अब एफ कितना है, फोर्स कितनी है, फोर्स है 0.200 न्यूटन, और डिस्टेंस आपने क्या कवर किया है 30 सेंटीमीटर का। उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो जगह 0.300, मल्टीप्लाई करेंगे जगह 0.06 जूल्स। इस ऑब्जेक्ट को जब आपने एक्स से वाई मूव किया तो यहाँ जो वर्क डन हुआ वो 0.06 जूल्स हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वर्क डन ऑन द फील्ड है या वर्क डन बाय द फील्ड है। तो देखें, ये ग्रेविटेशनल फील्ड आपकी राइट साइड पर है, आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं, यानी ग्रेविटी इसको राइट साइड पर अट्रैक्ट कर रही होगी जबकि आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं। तो ये वर्क डन बाय द फील्ड हो रहा है या वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड हो रहा है। तो ये वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड हो रहा है, वर्क डन ऑन द फील्ड हो रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड ये वर्क डन नहीं कर रही है, बल्कि आप इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के ऑपोजिट लेके जा रहे हो। तो जब आप वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड करते हैं तो उससे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। जब आप वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड करते हैं तो उससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। ऑलरेडी आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो 1.00 थी, आपने वर्क डन कर दिया 0.06 का। तो जबकि पुरानी वाली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो अब इंक्रीज हो जाएगी, इसमें 0.06 जूल एनर्जी ऐड हो जाएगी। तो नई आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, 1.06 जूल हो जाएगी। और 1.06 जूल का क्या मतलब है, 1.06 जूल का मतलब है कि आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है जी, तो आई होप के बात कुछ कुछ समझ में आ गई होगी आपके। क्वेश्चन नंबर 6 देखें मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि a concrete cube of side 0.6 मीटर, क्यूब ऑफ साइड 0.6 मीटर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक क्यूब है जिसकी हर साइड 0.6 मीटर की है, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना होगा इस क्यूब का, इस क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6, यानी कि 0.6 का क्यूब मीटर क्यूब, जिसका वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी इतनी है उसकी 2.0 एक्सपोनेंट 3, यानी कि 2000 इसकी डेंसिटी है। उसको 5 मीटर वर्टिकली ऊपर उठाया आपने, तो ये आपका एच है, यानी कि डिस्टेंस है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी गेन की, तो बहुत ही आसान सवाल है। पोटेंशियल एनर्जी का जो गेन होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर होता है, वो mgh के बराबर होता है। मास यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको डेंसिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के, क्योंकि डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के, तो मास बराबर होगा डेंसिटी अपॉन डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के, जी इंटू एच हो जाएगा। वैल्यूज पुट करने तो डेंसिटी इसकी 2000 है, वॉल्यूम इसका 0.6 का क्यूब है, वैल्यू ऑफ जी आपकी 9.81 होती है, और हाइट आपकी है 5.0 मीटर। सबको मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। हाँ भाई, सबको मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। 21168, 21168। तो आपको सारे आंसर किलो जूल्स में दिए हुए हैं, उसको आप किलो जूल्स में अगर लेना चाहे डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 21 किलो जूल्स बन जाएगा। अब 21 किलो जूल्स बनने का मतलब ये है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। A uniform solid block has weight 500 Newton, width 0.4 meter, and height 0.6 meter. The block rests on the edge of a step of depth 0.8 meter as shown. The block is knocked over the edge of the step and rotates through 90 degrees before coming to rest with the 0.6 meter edge horizontal. What is the change in gravitational potential in the block? आसान जबान में एक ब्लॉक इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ गया, नीचे गिर गया, लग गया, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कितना चेंज आया।
लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब कोई चीज को आप टॉपल करते हैं या कोई भी चीज ऊपर या नीचे होती है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने का सही तरीका ये होता है कि जो उसकी हाइट चेंज हुई है ना वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मालूम करें। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है कितना ऊंचा है कितना नीचा हो गया ये हमेशा हम कहाँ से मालूम करते हैं, हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मालूम करते हैं। तो देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको ये मालूम करना है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले था और अब जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब है इन दोनों में कितना फर्क आ गया। अब ये डिस्टेंस कैसे मालूम होगा, डिस्टेंस ऐसे मालूम होगा कि देखें ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इसमें से जो वाला डिस्टेंस है ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो 0.2 मीटर ऊपर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो ये कितना ऊपर होगा, ये 0.3 मीटर ऊपर होगा। ठीक है, अभी टोटल 0.8 है, इसमें से आप जो है वो 0.2 निकाल दो तो डिस्टेंस कितना हो गया, 0.6 हो गया। ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 0.3 है, तो टोटल डिस्टेंस जो उसका चेंज हुआ 0.9 मीटर चेंज हुआ, ये आपका एच हो गया। एच हो गया भाई ये। अब चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एम जी एच के। एम जी का मतलब वेट होता है और वेट इसका 500 न्यूटन, और हाइट जो उसकी चेंज हुई है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की 0.9 मीटर चेंज, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी आपका 450 जूल हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बॉल ऑफ मास m is thrown up to height h in air with an initial velocity v as shown. Air resistance is negligible. The acceleration of free fall is small g. What is the total work done by the gravitational force on the ball during its flight from P to Q? बॉल को आपने फेंका, बॉल ऊपर गई, ऊपर जाके फिर बॉल नीचे आई, तो करेंगे व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉल। तो देखिए जब आप ऊपर जाएंगे तो ये वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड हो रहा होगा, और जब बॉल नीचे आएगी तो वर्क डन बाय द फील्ड होगा। अब जितना वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड हो रहा है उतने वर्क डन बाय द फील्ड हो रहा है, यानी कि जितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो ओवरऑल वर्क डन कितना होगा, ओवरऑल जो वर्क डन हुआ वो 0 होगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। चलेंगे उसके बाद आ जाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन फोर्स। अच्छा फोर्स क्या होती है, फोर्स आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कहते हैं हम। ये फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड। Force multiplied by distance covered, a distance traveled in the direction of force. Part B. A force F acts on a mass m along a straight line for a distance s. The acceleration of the mass is a, and the speed changes from an initial speed u to final speed v. Show that work done. State the work done by F. F जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, F F जो है बेसिकली कह रहे हैं कि एक फोर्स F लग रही है मास m पर, डिस्टेंस s तक लग रही है, एक्सीलरेशन ऑफ मास a है और उसकी स्पीड जो है वो u से चेंज होकर v हो गई। ठीक है, तो कह रहा है कि आप पहले ये स्टेट करें कि वर्क डन बाय एफ कितना होगा, तो वर्क डन बाय एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ इंटू एस के बराबर होगा, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर होगा। यूज योर आंसर इन पार्ट 1 एंड एन इक्वेशन ऑफ मोशन टू शो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मास कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास इनटू स्पीड का स्क्वायर। देखिए ये चीज मैं आपको जो है वो
नोट्स में डेरिवेशन करवा चुका हूँ। ये जो हमने लेक्चर है इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया है, तो वो डेरिवेशन छापनी है आपको, ठीक है। फिर ये नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स 3800 न्यूटन causes a car of mass 1500 kilogram to accelerate from an initial speed of 15 meter per second to a final speed of 30 meter per second. Calculate the distance moved by the car during this acceleration. देखिए आपने एक फोर्स लगाई है कितनी, 3800 न्यूटन की फोर्स लगाई है। मास कितना है, मास है कार का 1500 किलोग्राम। इनिशियल स्पीड है कार की 15 मीटर पर सेकंड, फाइनल स्पीड है कार की 30 मीटर पर सेकंड। कहते हैं डिस्टेंस कितना मूव किया कार ने। तो यहाँ पर ये इक्वेशन लगा सकते हैं कि 2s बराबर है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये नहीं पता, ये कैसे आएगा, आ जाएगा f अपॉन m से, क्योंकि f इक्वल्स टू m होता है, तो एक की जगह f अपॉन m आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर जाएगा 2 इंटू 3800 डिवाइड बाय 1500 s इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 2 0 कैंसिल, तो s इक्वल्स टू, कैलकुलेट करके बता दो भाई कितना होगा ये, 30 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 इंटू 38 एंड मल्टीप्लाई बाय 50। देखो डिस्टेंस कितना आ रहा है, सॉल्व करके बता दो जल्दी से साहब। अरे बता दो भाई क्या आंसर आ रहा है इसका। सर 133.2। वन 133.2 या राउंड ऑफ करके तो लिख देंगे हम 133 मीटर। ठीक है, द सेम फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम 30 टू 45 व्हाई डिस्टेंस मूव्ड इज नॉट द सेम एज द कैलकुलेटेड इन 1। देखें यहाँ पर आपने स्पीड को जो है वो 15 से 30 तक चेंज किया था, फिर अब आप सेम फोर्स लगाकर जो है स्पीड को 30 से 45 तक चेंज कर रहे हैं। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट है। इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि जब आप स्पीड को 15 से 30 तक लेके जाते हैं तो जो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा उसके बराबर होगा। आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा हाफ m और 30 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। जब आप स्पीड को 30 से 45 तक लेके जाएंगे तो फिर जो आपका काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू m इंटू 45 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। अब आप 45 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये डिफरेंस ज्यादा है कंपेयर टू 30 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। इसका मतलब ये कि जब आप स्पीड को 30 से 45 करेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा कंपेयर टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वरना आप स्पीड को 30 से 15 से 30 तक लेके जाए। तो चूंकि यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रहा है इसलिए यहाँ पर ज्यादा वर्क डन हो रहा है, और ज्यादा वर्क डन होने का मतलब है कि यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, तो जवाब क्या होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन एनर्जी और वर्क डन is greater when speed changes
from 30 meter per second to 45 meter per second. Therefore, more distance is covered. ठीक, चलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये भी हम अगला टॉपिक पढ़ के फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी अगला टॉपिक पढ़ के फिर, ठीक है। चलेंगे, अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाता है बेचारा, वो कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है और ये क्या कहलाता है? कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? ये वही कहता है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. However, it can be transformed from one form to another. ठीक है, ये अभी मशहूर जमाना जो है ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो आपने बचपन में पढ़ी थी। और ये स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट ये कहती है कि एनर्जी कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, however it can be transformed from one form to another. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। बस सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि उस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल तौर पे फर्ज करें कि एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट पर है, अब उस ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर आते हैं। तो जब उस ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर आएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है वो कहाँ चली गई? फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ऑब्जेक्ट हायर पोजीशन पे था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 100 थी, आप उसको एक कंपैरेटिवली लोअर पोजीशन पे लेकर आ गए और उसकी पोटेंशियल एनर्जी 100 से 60 हो गई, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी 40 डिक्रीज हुई है, वो 40 जूल एनर्जी कहाँ गई? या अगर फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने स्पीड दी, उसकी स्पीड हमने बढ़ा दी, स्पीड बढ़ने से क्या हुआ कि उसकी पहले काइनेटिक एनर्जी 100 थी, वो बढ़कर 150 हो गई। तो जो 50 काइनेटिक एनर्जी उसने गेन की, वो कहाँ से गेन की, वो कहाँ से बनी? तो वो जो 50 काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, या दो पहला ऑब्जेक्ट जो 40 जूल पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा था, वो जो एनर्जी गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, वो कोई एनर्जी हम बना नहीं रहे हैं, ना एनर्जी को हम खत्म कर रहे हैं, बल्कि हम किसी एक एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी जो 40 जूल उसने पोटेंशियल एनर्जी लूज की थी, वो खत्म नहीं हुई, वो किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। और जो उसने 50 जूल काइनेटिक एनर्जी गेन की है, वो हमने क्रिएट नहीं की है, बल्कि वो किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया होगा 50 जूल काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब बेसिकली ये है कि एनर्जी जब भी जो है वो लूज होती है, गेन होती है, तो वो हमेशा कोई एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी अगर कहीं पर एक लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है आपका ना, और उसके कहीं पर एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो जब कभी भी लॉस ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है, लॉस ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो अगर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो लूज हो रही है, तो लाजमी तौर पे कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी गेन हो रही होगी। तो देयर मस्ट बी गेन ऑफ सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म या फिर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी अगर एक एनर्जी जो है वो लूज हो रही है, तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी लाजमी तौर पर जो है वो गेन हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि ये एक इंक्लाइंड सरफेस है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्टेशनरी।
ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव करता हुआ यहाँ तक पहुंचता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नीचे मूव करता हुआ यहाँ पर आएगा तो ये लूज क्या करेगा, लूज करेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये क्या करेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा। उसके अगेंस्ट ये गेन क्या करेगा, उसके अगेंस्ट ये गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी, और प्लस यहाँ पर कुछ एनर्जी वेस्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ड्यू टू फ्रिक्शन जो एनर्जी लूज करेगा, वो एनर्जी का जो लॉस क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कहलाएगा। ये कहलाएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें कि ये जो है जनाब आपका ये इंक्लाइंड सरफेस थी आपकी इस तरह से, ठीक है। इस इंक्लाइंड सरफेस की हाइट h है और इंक्लाइंड सरफेस की लेंथ d है। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, ये मूव करके नीचे आता है, ठीक है। मूव करके नीचे आता है और यहाँ पर जो है जो फ्रिक्शन है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, फर्स्ट के नाम फ्रिक्शन है स्मॉल है, ठीक है। तो इक्वेशन यहाँ पर क्या बनेगी, इक्वेशन ये बनेगी कि लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा किसके, बराबर होगा गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है, प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब सिंबॉलिकली जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा वो mgh होगा, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगा हाफ mv² होगा, और जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था वो बराबर होता है किसके बराबर होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल किया वो d ट्रेवल किया है। यहाँ पर इक्वेशन बनेगी mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसी तरह से अगर फर्ज करें कि आप जो है वो इंक्लाइंड सरफेस पर बजाय नीचे आने के ऊपर जा रहे हैं, फर्ज करें पहले तौर पर ये इंक्लाइंड सरफेस है, हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट स्पीड से मूव करा रहे हैं और इसकी स्पीड कांस्टेंट कितनी है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है v। अब ये स्पीड इसकी यहाँ तक कांस्टेंट रहती है, लेकिन जैसे ही ऊपर चलना शुरू करता है तो यहाँ पर पहुंच कर ये रुक जाता है, ठीक है। यहाँ पर पहुंच के ये क्या हो गया, रेस्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है यू मूव कर रहा है, ऊपर जाता है और ऊपर जाते जाते ये यहाँ पर जो है रुक जाता है। अब फर्स्ट करिए हाइट h है, डिस्टेंस ने d कवर किया है, एंड एज यूजुअल यहाँ पर फ्रिक्शन कितनी है, फ्रिक्शन यहाँ पर वही स्मॉल है। तो एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट जब इंक्लाइंड सरफेस पे ऊपर चढ़ेगा और टॉप पे पहुंच के रुक जाएगा तो यहाँ पे लूज क्या कर रहा है, यहाँ पे लूज कर रहा है काइनेटिक एनर्जी। और चूंकि हाइट गेन कर रहा है तो ये फिर क्या गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा जब ये जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा सरफेस पे तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, अब इक्वेशन बनेगी कि हाफ mv² बराबर होगा किसके, mgh प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन यानी कि f इंटू डी के बराबर। अब यहाँ पर जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि जो ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होता है, ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बेसिकली ये थर्मल एनर्जी होती है जो कि फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। ये दूसरी जबान में ये लॉस ऑफ एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होता है नॉर्मली थर्मल एनर्जी होती है जो प्रोड्यूस होती है। या अगर फर्स्ट करें कुछ आवाज पैदा हो रही है तो वो आवाज की एनर्जी भी आप इसी के अंदर काउंट कर लें। तो वो थर्मल एनर्जी होती है जो कि प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, या जिसको आप लॉस ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ये देखें चाहे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा हो चाहे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो रहा हो, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमेशा गेन वाली साइड पर आएगा। ये जरा काम की बात है जो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप जो है लॉस ऑफ एनर्जी को गेन ऑफ एनर्जी से कंपेयर करेंगे ना तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमेशा गेन वाली साइड पर आएगा। देखिए यहाँ पर लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, वो बराबर था गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ऐड होगा। ऐसे यहाँ पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा था, गेन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो रहा था, तो यहाँ पर भी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो गेन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमेशा गेन के साथ आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब भी आप वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को जो है इक्वेशन में डालेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, ये हमेशा गेन की तरफ आएगा।
चाहे कोई सी भी एनर्जी गेन हो रही हो, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमेशा गेन ऑफ एनर्जी की साइड पर ऐड होगा हमेशा। ठीक है जी। और देखें, फर्स्ट करें अगर आप एक सिंपली जो है एक पत्थर को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, तो पत्थर को आपने ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, फर्स्ट करें इसकी इनिशियल स्पीड यहाँ पर क्या थी 0, फाइनल स्पीड यहाँ पर क्या हो गई v हो गई। ठीक है, इतनी हाइट कवर कर ली इसने, हाइट h कवर कर ली, और यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस है, और एयर रेजिस्टेंस फर्स्ट करें a के बराबर है। एयर रेजिस्टेंस किसके बराबर है? a के बराबर। तो ऊपर से नीचे गिरते वक्त इस ऑब्जेक्ट ने लूज क्या किया? इस ऑब्जेक्ट ने लूज की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसने गेन क्या किया? इसने गेन किया काइनेटिक एनर्जी, और प्लस यहाँ पर वर्क डन भी हुआ है अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर वर्क डन हुआ है अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, या दूसरी जबान में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ है। एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर की फ्रिक्शन। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? mgh के। गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? हाफ mv स्क्वायर के। और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? a इंटू एच के। ये इंटू एच क्यों है? क्योंकि ए जो है वो आपकी एयर रेजिस्टेंस है, और एच आपने डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस में तो आपकी हाइट और डिस्टेंस डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर जो हाइट होगी वही डिस्टेंस ट्रेवल भी होगा आपका। ठीक है जी। तो इसी तरह से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है मुख्तलिफ सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। अब देखिए, इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ा था लास्ट एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। कैन एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन। तो देखिए, मैं वर्क डन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वर्क डन की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन की डेफिनेशन है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है जी। तो वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पार्ट बी, a boy on a board B slides down a slope as shown. The angle of the slope to the horizontal is 30 degree. The total resistive force F acting on B is constant. जो resistive force है F, ये क्या चीज है? ये आप basically friction है। ठीक है, state a word equation that links the work done by the force F, work done by the force F का मतलब क्या हुआ? work done against friction, to the changes in potential and kinetic energy. potential energy का change और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फोर्स का मतलब क्या? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखिए, जब ये लड़का ऊपर से नीचे आएगा तो ये लूज क्या करेगा? ये लूज करेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा, नीचे आता है तो स्पीड गेन करेगा। गेन क्या कर रहा है? गेन ऑफ अपना काइनेटिक एनर्जी। और मैंने आपको बताया कि जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होता है, जिसको इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जिसने इसको यहाँ पे लिखा है वर्क डन बाय द फोर्स एफ। मैंने आपसे कहा था कि जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होता है वो हमेशा गेन वाली साइड पर आता है। तो हो जाएगा लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फोर्स एफ, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक है। द बॉय ऑन द बोर्ड बी मूव्स विद वेलोसिटी v डाउन द स्लोप। द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ v इज शोन। ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। द टोटल मास ऑफ b इज 75 किलोग्राम। फ्रॉम b for b from time t equals to 0 to t is 2.5, show that the distance moved down the slope is 9.3 मीटर। 0 से लेकर 2.5 सेकंड तक का डिस्टेंस चाहिए आपको। तो पहले आप देखें 2.5 सेकंड है कहाँ पर? ये 2.1 है, ये 2.2 है, ये 2.3 है, 2.4 है, और ये 2.5। ये 2.5 सेकंड है भाई। ठीक है, 2.5 सेकंड तक का डिस्टेंस चाहिए, तो सिंपली आपकी ट्रायंगल बनेगी। ये ट्रायंगल बन गई, और ट्रायंगल में स्पीड देखें यहाँ पर कितनी आई है? इतनी आई हुई स्पीड। अब देखो ये कितनी है भाई? ये है 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7, 7.2, 7.4।
स्पीड आ रही है 7.4। तो 2.5 सेकंड और 7.4, आपको ये एरिया चाहिए। ठीक है, आपको ये एरिया चाहिए भाई। एरिया कितना बनेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा ये। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 7.4। इसका आंसर देखो जरा कितना आ रहा है जल्दी से। हाफ इंटू 2.5 इंटू 7.4। शाबाश, जल्दी, वक्त हमें मुकाबला सकता है। हाफ इंटू 2.5 इंटू 7.4, आंसर आया भाई 9.25 मीटर। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9.3 मीटर। ठीक है, हमें प्रूफ करना था कि डिस्टेंस 9.3 मीटर। कैलकुलेट द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का गेन कितना होगा? गेन कितना होगा? हाफ इंटू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, ये होगा ना आपका गेन। तो हाफ हो गया, मास है 75 kg। फाइनल स्पीड इसने कितनी गेन की है? फाइनल स्पीड इसने गेन की है 7.4, और इनिशियल स्पीड इसकी 0 थी। तो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू 75 इंटू 7.4 का स्क्वायर। तो सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है भाई, जल्दी से, शाबाश आनंद फानन। 2054। 2054 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा में आंसर नहीं लिखते। इसके अंदर लिख देंगे 2050। तो कह रहे कैलकुलेट द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस मालूम करें, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लूज की। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है वो जाहिर है किसके बराबर होगा? वो mgh के बराबर होगा। ठीक है, अब मास जो इसने जो मास है इसका वो है 75, जी की वैल्यू 9.8 है, हाइट मालूम करना पड़ेगी आपको। तो देखिए ये जो स्लोप पे नीचे आ रहा था ना, तो उसने ये जो डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस आपने निकाला था ना 9.3 मीटर, ये डिस्टेंस 9.3 मीटर था। तो इसने जो हाइट कवर की होगी वो हाइट ये होगी। अब वो हाइट कैसे आएगी? वो हाइट ऐसे आएगी कि देखिए 90 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई यूं करके। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, आपको ये हाइट चाहिए। सर एक क्वेश्चन है। जी भाई। सर ये 9.3 जो डिस्टेंस है ये तो 2.5 सेकंड्स के लिए है ना, बाकी आगे का तो नहीं पता। हाँ तो नहीं बताओ, कोई मसला नहीं है। अगर ये स्लोप जो है, फर्स्ट करो ये स्लोप आगे तक जा रहा है, अगर फर्स्ट करो स्लोप यूं जा रहा है, आगे जा रहा है तो जाता रहे। मैं तो सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहा हूँ ना, बस इतने हिस्से में तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी नहीं बनेगी। ठीक है सर। ठीक है ना, और इतने हिस्से की जो मैं सिर्फ हाइट लूंगा, बस मैं 2.3 सेकंड की हाइट ले रहा हूँ, बस जो 2.5 सेकंड की हाइट है सिर्फ वो ले रहा हूँ। तो ये जो ट्रायंगल को मैं सॉल्व करूंगा तो ये एच बराबर होगा किसके? एच बराबर होगा 9.3 मल्टीप्लाई बाय साइन 30। ये मैंने साइन लगाया, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर एच होगा और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 9.3 होगा। तो मेरा परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय साइन 30 के। ये बनेगा 9.3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 4.5, 4.6, 4.65। ये बन रहा है ना, 4.65 ही बन रहा है ना मीटर। तो यहाँ पर जो आपका चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कितना आएगा? 4.65 हाइट आ जाएगी, अगर मैंने सही किया है तो। अगर इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है? 75 इंटू 9.8 इंटू 4.65। आप खुद को सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। 3307.5, यानी कि उसको सिंपली आप 3
3310 भी कह सकते हैं या 3300 भी कह सकते हैं। 2 SF में 3300 होगा और 3 SF में जो है ये 3310 होगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको 3310 कर लें। ये दोबारा चेक करो, मुझे आंसर सही नहीं लग रहा कुछ ये। 3417.75। हाँ वो मैं कह रहा हूँ, ये आंसर मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है ये। दोबारा बोलो कितना है? 3400 17.75। 17.75। तो आप 2 SF में राउंड करेंगे तो 3400 हो जाएगा, 3 SF में राउंड करेंगे तो 3420 हो जाएगा। मर्जी है आपकी। ठीक है, आप आंसर वैसे ज्यादातर डाटा 2 SF में दिया हुआ है, ज्यादातर आंसर ज्यादातर डाटा आपको 2 SF में दिया है, साल में तो आप 2 SF में लिखे हैं 3400। पिछला वाला जवाब भी जो है ना, ये भी आप 2 SF में लिखें, 2 SF में इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना बनेगा ये? 2100 बनेगा। अब कह रहे हैं कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स कितनी होगी यहाँ पर? अब देखें, हमने शुरू में बिल्कुल एक क्वेश्चन बनाई थी कि जो लॉस ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर है गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फोर्स एफ के। ठीक है, तो हमने जो इक्वेशन बनाई थी उसमें ये क्या लूज कर रहा था? पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा था। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस बराबर था किसके? गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फोर्स एफ। वर्क डन बाय फोर्स एफ कितना होगा? एफ इंटू टी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का लॉस आपको कितना आया था? 3417.2। ठीक है, 3417 या 18 कर लें इसको, 3418 आपका पोटेंशियल एनर्जी का लॉस आया था। करंट जो गेन कितना आया था? करंट जो गेन आया था आपका 2054 प्लस फोर्स आपको मालूम करनी है और डिस्टेंस कितना कवर हुआ था? 9.3 मीटर। अब इसको सॉल्व करने आप तो अब जगह 3418 माइनस 2054 डिवाइडेड बाय 9.3, जबकि फोर्स एफ हो जाएगी। देखो क्या आंसर आ रहा है इसका। 146.7 सर। 146.67। 767। तो ये हो जाएगा आपका 146.67, यानी कि 147 आपका आंसर हो जाएगा, 147 न्यूटन। ठीक है जी, तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जरिए सॉल्व किया। अब आगे एक और एक्सरसाइज है और वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक्सरसाइज है। और वो वर्किंग 26 की थी ना अभी हमने। हाँ 27। पहला सवाल, a steel sphere is dropped vertically onto a horizontal metal plate. ठीक है, the sphere hits the plate with a speed u, leaves it at a speed v, and rebounds vertically to half of its original height. So which expression gives the value of v upon? कह रहे हैं कि एक स्टील का स्फीयर है, वो जो है ना आप एक स्टील की प्लेट पे गिराते हैं, तो बाउंस बैक करता है ना, तो बाउंस बैक करके वो आधी हाइट तक वापस जाता है। यानी कि जितनी हाइट से उसको हमने फेंका था वो उतनी हाइट पे वापस नहीं जाता, बल्कि उसकी आधी हाइट पे वापस जाता है। ठीक है, तो जब वो टकराता है, जब वो उस प्लेट से टकराता है तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या होती है? u। और जब टकरा के ऊपर आता है तो स्पीड क्या होती है? v होती है। अब देखें, अगर ये आधी हाइट तक वापस आ रहा है तो उसका मतलब ये है बेसिकली कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये आधी पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, और बाकी आधी जो पोटेंशियल एनर्जी जो उसने जो टकराते वक्त उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो उसने लूज कर दी। आसान दबाव में टकराते वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी थी और टकराने के बाद जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसका हाफ होगी, क्योंकि आधी काइनेटिक एनर्जी वो लूज कर देगा। तो अगर वो काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करता और पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी दोबारा से गेन करता तो फिर ये स्टील स्फीयर उसी हाइट पे वापस चला जाता जिस हाइट पे आपने इसको ड्रॉप किया। यानी टकराते वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ एम यू स्क्वायर। और बाउंस करते वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है ये हाफ है कंपेयर टू दिस वाली काइनेटिक एनर्जी। आसान जबान में आप ये बोले कि हाफ एम
v स्क्वायर बराबर है हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, हाफ एम यू स्क्वायर के हाफ के बराबर। हाफ एम कैंसिल, v स्क्वायर बराबर होगा हाफ यू स्क्वायर के, या फिर v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर बराबर होगा 1/2 के। स्क्वायर रूट लेंगे तो v अपॉन यू बराबर होगा 1/√2 के। तो v अपॉन यू आपका बराबर हो जाएगा 1/√2 के बराबर होगा। इसी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वर्कशीट को जो है कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, अभी इसमें काफी सारे सवाल हैं, तो कल इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोग खुद भी कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने में, काफी अच्छी और चैलेंजिंग ये वर्कशीट है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। 9 MCQs हैं बस इसमें, तो कल इंशाल्लाह मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा और कल ही फिर हम जो है पावर का टॉपिक जो वो भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। थैंक यू।